हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल शशि सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। कल हम लोगों ने 31 क्वेश्चन किए थे। आज हम 32 क्वेश्चन शुरू करेंगे और आज का पहला सवाल होगा। आज का पहला सवाल, व्याकरण क्या है? व्याकरण क्या है? तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है भाषा के नियम, दूसरा ऑप्शन है भाषा का उद्भव, तीसरा ऑप्शन है भाषा का विकास और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, भाषा के नियम है। व्याकरण क्या है? भाषा के नियम है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसमें हिंदी व्याकरण का वह ज्ञान है, हिंदी व्याकरण का वह ज्ञान है जो हमें हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना व पढ़ना सिखाता है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो व्याकरण में क्या है कि भाषा के नियम है कि किस प्रकार से लिखे जाएं, किस प्रकार से पढ़े जाएं, यानी भाषा के नियम है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन क्रम से चलें तो 33 नंबर क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो पहला ऑप्शन दिया है 30 के आसपास, बी ऑप्शन है 40 के आसपास, सी ऑप्शन है 50 के आसपास और डी ऑप्शन है 60 के आसपास। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 50 के आसपास। यानी कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो 52 होती है। यानी किसके आसपास है? तो 50 के आसपास है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है ध्वनि को, दूसरा ऑप्शन है शब्द को, तीसरा ऑप्शन है छंद को और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किसको कहते हैं? तो ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध होता है, किससे होता है? तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है केवल नाक से, दूसरा ऑप्शन है केवल मुख से और सी ऑप्शन है नाक और मुख दोनों से और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अनुनासिक का जो संबंध होता है वो नाक और मुख दोनों से होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिक दोनों से किया जाता है वे अनुनासिक कहलाते हैं। इसमें देख लीजिए, हंसना है, आँख है, ऊँट है, में है, सरसों परसों आदि में चंद्रबिंदु या केवल बिंदु आया है वह अनुनासिक है। क्या है? अनुनासिक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अनुनासिक किससे बोला जाता है? तो नाक और मुख दोनों से। अगला क्वेश्चन है कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है कि वर्ग के प्रथमाक्षर, बी ऑप्शन दिया है वर्ग के तृतीयाक्षर और सी ऑप्शन है वर्ग के चतुर्थाक्षर और डी ऑप्शन दिया है वर्ग के पंचमाक्षर। तो कौन सा होता है इसमें? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं। वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ये हिंदी में अनुनासिक वर्णों की कुल संख्या 5 है और ये वर्ग के पंचमाक्षर में ये आते हैं। वर्ग के पंचमाक्षर में आते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है परीक्षा, परीक्षा, सी है परीक्षा, परीक्षा। तो इसमें देखना है कि कौन सा शुद्ध वर्तनी है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। परीक्षा इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए।
एक और शुद्ध वर्तनी दिया है इसमें, तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है श्रृंगार, दूसरा ऑप्शन है श्रृंगार। तो इसमें दो ऑप्शन एक ही जैसे हैं, तो ये ऑप्शन को श्रृंगार इस प्रकार से लिखा जाता है, श्रृंगार। तो बी ऑप्शन को बदल लेंगे, यानी श्रृंगार इस प्रकार से लिखा जाता है, ये वाला एक नहीं रहेगा इसमें। तो श्रृंगार इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ये वाला। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संधि कहते हैं, संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वाक्यों के मेल को, दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? तो दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किसका उदाहरण है? तो ये पहला है दीर्घ संधि, यानी ये किसका नियम दिया है? अ प्लस ई मिलकर क्या बन रहा है? अ प्लस ई मिलकर ए बन रहा है। तो किसका एग्जाम्पल है? तो दीर्घ का बी नंबर है गुण का, सी नंबर है वृद्धि का, और डी नंबर है यण का। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन बी, गुण संधि का ये नियम है। देख लेते हैं गुण संधि में। देखिए, जब संधि करते समय आ के बाद किसके? आ के बाद ई हो तो ए बन जाता है। ई बड़ी ई छोटी ई। जब आ के साथ उ हो तो ओ बन जाता है। आ के साथ री हो तो अर बन जाता है। ये गुण संधि कहलाते हैं। तो ये किसके नियम है? तो गुण संधि के नियम है, देख लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सतचरित। सतचरित किस संधि का उदाहरण है? तो ये आपका पहला ऑप्शन दिया है स्वर संधि, बी है व्यंजन संधि, सी है विसर्ग संधि, और डी है दीर्घ संधि। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, व्यंजन संधि का हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में देख लें तो किसी व्यंजन का व्यंजन से अथवा किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन संधि, इसमें व्यंजन संधि में क्या रहता है कि ये हलंत वाला आधा रहता है, यानी त क आएगा ऐसे क त च, इस प्रकार से आधा क च ट, ये इस प्रकार से रहता है हलंत वाला लास्ट में। आइए अगला देखते हैं। अधा प्लस गति, अधोगति किस संधि का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए ये दो विसर्ग हैं। तो विसर्ग जब आएंगे तो कौन सा संधि होगा? विसर्ग संधि होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बी आपका सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। देखिए व्याख्या देख लेते हैं। विसर्ग के बाद स्वर अथवा व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। किस में परिवर्तन होता है? तो विसर्ग में परिवर्तन होता है। विसर्ग में ये जो बिंदी लगा है डबल, ये विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है मन धन बल। तो क्या हो गया है? विसर्ग का क्या हो जाएगा? मनो, ओ हो जाता है मनोबल। दुधन शासन, तो क्या हो गया? दुशासन। इस प्रकार से विसर्ग संधि चलता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बताना है उपसर्ग क्या है। उपसर्ग बताना है तो इसमें उस उपसर्ग क्या होगा? तो इसमें प्रति उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया है इसमें कि कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं? तो कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं?
तो पहला ऑप्शन दिया है संज्ञा के अंत में, सी नंबर दिया विशेषण के अंत में, बी है सर्वनाम के अंत में और डी है क्रिया के अंत में। तो किसके अंत में जुड़ता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्रिया के अंत में कृत प्रत्यय जुड़ता है। किसके अंत में? क्रिया के अंत में जुड़ता है। और तद्धित प्रत्यय में संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम ये तद्धित प्रत्यय का होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और कृत प्रत्यय में क्या होता है? क्रिया के अंत में जुटता है। आइए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देखें इनका। तो देखिए, कृत प्रत्यय जो प्रत्यय धातु या क्रिया, किसमें? धातु या क्रिया के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लिखना, लिखना में ई लगा दिए, लिखाई हो गया, लिखावट हो गया। तो क्रिया में प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों अर्थात संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे धन, वान, तो क्या हो जाएगा? धनवान। लुहार, बुढ़ापा, बहनोई, इस प्रकार के जो शब्द आ रहे हैं ये क्या हो जाएंगे? तद्धित प्रत्यय हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो पढ़ने वाला में बताइए कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो पढ़ने, पढ़ने। तो पढ़ना क्या हो गया? ये क्रिया हो गया। इसमें क्या जुड़ गया है? वाला। तो क्रिया के अंत में जब प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? तद्धित कृत प्रत्यय। क्या हो जाएगा? कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय को क्या बोला जाता है? कृदंत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कृदंत। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आम खाओ पेड़ मत गिनो का अर्थ क्या है? आम खाओ पेड़ मत गिनो का अर्थ क्या है? अपने काम से काम रखना। बी है व्यर्थ की बातें न करके केवल अपने मतलब की बातें करना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। व्यर्थ की बातें न करके केवल अपने मतलब की बातें करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तो करेला आप तीता दूज नीम चढ़ा का अर्थ क्या है? बुरे का और बुरे से संगत होना। दूसरा ऑप्शन है एक बुरा तो दूसरे उससे भी बुरा। तीसरा ऑप्शन है बुरे व्यक्ति की बुरी संतान। और चौथा ऑप्शन है बुरे का अच्छे से संगत होना। तो बुरे इसमें आ जाएगा पहला ऑप्शन, बुरे का और बुरे से संगत होना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। गुड़ खाए गुलगुल्ले से परहेज का अर्थ क्या है? नकली परहेज है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है बताइएगा। तो श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है? प्रेम होता है। क्या होता है? प्रेम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हास किसका हो जाएगा? हास्य का हो जाएगा। उत्साह किसका हो जाएगा? और शोक किसका हो जाएगा? कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो ये प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है ये बताना है आपको। तो कौन सा छंद है? तो दोहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो ये अलंकार भी पूछता है इसमें। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें सलेस अलंकार होता है। सलेस अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? सलेस अलंकार। क्योंकि सलेस अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, उसे सलेस अलंकार कहते हैं। यहाँ पर पानी के 3 अर्थ निकलते हैं, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर पानी के कितने अर्थ निकलते हैं? 3 अर्थ निकलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन वीर गाथा काल किसे कहा जाता है? वीर गाथा काल
किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है आदिकाल को, दूसरा ऑप्शन है भक्ति काल को, तीसरा ऑप्शन है रीतिकाल को, चौथा ऑप्शन है भारतेंदु युग काल को। तो वीर गाथा काल किसको कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आदिकाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आदिकाल को कहा जाता है। रीतिकाल और भक्ति काल और भारतेंदु युग ये सब हैं, तो इसमें वीरगाथा काल बोला गया है, तो वीरगाथा किसे कहेंगे? आदिकाल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है विद्यापति को, सी है चंद्रवरदाई को, बी है अमीर खुसरो को और डी है हेमंत चंद्र को। तो किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं? कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं? तो पहला ऑप्शन है ज्ञान मार्गी, बी है प्रेम मार्गी, सी है कृष्ण मार्गी और डी है राम मार्गी। तो किस प्रकार के कवि हैं कबीर? तो ज्ञान मार्गी, क्या है? ज्ञान मार्गी हैं। और भी कवि हैं इनमें, देख लीजिएगा। ज्ञान मार्गी शाखा के कवि कबीरदास, नानक, रैदास, दादू दयाल, सुंदर दास और मलुक दास जी हैं। ये क्या हैं? ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। पद्मावत के रचयिता का नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है सूरदास, बी है कबीरदास, सी है तुलसीदास और डी है जायसी। डी है जायसी। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, जायसी जी हैं। जायसी जी की अन्य कृतियों के नाम देख लेते हैं। तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, कन्हावत, इस प्रकार की इनकी किसकी हैं ये? तो जायसी जी की इम्पोर्टेंट कुछ कृतियां हैं, इनको याद कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है कि किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग के नाम से प्रसिद्ध है? अभंग के नाम से प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन आपका है नामदेव, दूसरा ऑप्शन है कबीरदास, तीसरा ऑप्शन है मीरा और चौथा ऑप्शन है शंकर देव। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, नामदेव। नामदेव इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है? श्रृंगार काल की संज्ञा किसे दी गई है? तो विश्व प्रताप मिश्र द्वारा। तो रीतिकाल को। किसको? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, रीतिकाल को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि सम्राट किसे कहा जाता है? कवि सम्राट किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहोद को कहा जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहोद को क्या बोला जाता है? कवि सम्राट बोला जाता है। कवि सम्राट किसे बोला जाता है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहोद को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, भारतीय काव्य के रचयिता का नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है आपका मैथिली शरण गुप्त, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन है नागार्जुन और डी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। तो कौन सा हो जाएगा? तो भारतीय किसका रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त जी की है। किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रहस्यवाद किस युग की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी? तो किसकी थी? तो छायावाद। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनामिका के रचयिता का नाम क्या है? अनामिका। तो पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर
सी इज करेक्ट। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अनामिका है। आइए इनकी और कुछ इम्पोर्टेंट कृतियाँ देखते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी की निराला की प्रमुख काव्य कृतियाँ परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, नैपत्य, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज। निराला की प्रथम रचना के रूप में प्रसिद्ध जूही की कली। प्रथम रचना के रूप में प्रसिद्ध कौन सी है? जूही की कली। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतिम जो कविता है अभी न होगा मेरा अंत। अभी न होगा मेरा अंत इनकी अंतिम कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी जी का। और प्रथम रचना के रूप में प्रसिद्ध है वो कौन सी है? तो जूही की कली है। और अंतिम कौन सी है? तो अभी न होगा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो आज इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो का उपयोग आपके दोस्त भी कर सके। तो आज इतना ही। आज के लिए हम विदा लेते हैं। फिर कल हम आप लोगों के लिए हिंदी के सीरीज में आगे चलेंगे और अगला क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।